देखिए, इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन फॉर शेयर और डिज़ाइन फॉर बॉन्ड से रिलेटेड टोटल 51 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। और आरसीसी के बाकी टॉपिक के क्वेश्चन देखने के लिए आप आरसीसी की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। पहला सवाल, फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस शैल नॉट एक्सीड। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जिसको हम टाउसी मैक्स से दिखाते हैं, ये कंक्रीट के ग्रेड पे डिपेंड करती है। अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होती है और कोड में ये एक टेबल दी जाती है M15 से लेके M40 तक। ये सारी वैल्यूज़ रेस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं। ये न्यूटन पर mm² में है। जैसे इस सवाल में M20 पूछा हुआ है तो 2.8 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। और M40 से ऊपर का भी जो ग्रेड होता है वहाँ पर भी हम 4 ही लेके चलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली M40 एंड अबव लिखा होता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। द स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स इन अ बीम डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बीम, डिक्रीजेज नियर द सपोर्ट, इंक्रीजेज नियर द सपोर्ट, या फिर हर जगह पे एक जैसी। अब होता असल में ये है कि जैसे सिंपली सपोर्टेड का हम केस लें तो किनारों पे जो है शेयर ज़्यादा आता है, ये हमने सोम में भी पढ़ा है, और बीच में जो है वो शेयर कम आता है। शेयर फोर्स के रेस्पेक्ट में देखें या शेयर स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में देखें। अब जो स्टिरप्स होती हैं ये असल में प्रोवाइड ही इसलिए करवाई जाती हैं ताकि वहाँ पे शेयर को रजिस्ट किया जा सके। तो भाई जाहिर सी बात है, जहाँ शेयर ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे क्या होगा, स्टिरप्स ज़्यादा लगेंगी, और जहाँ शेयर कम आ रहा है जैसे कि बीच में, वहाँ पे स्टिरप्स कम लगेंगी। पर ये हो रही है बात नंबर ऑफ़ स्टिरप्स की। पर ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिंग के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को स्पेसिंग में देखें तो जहाँ स्टिरप्स ज़्यादा लगेंगी वहाँ स्पेसिंग कम होगी, और जहाँ स्टिरप्स कम लगेंगी वहाँ स्पेसिंग ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि सपोर्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट्स पे स्पेसिंग जो है वो कम रखी जाती है और बीच में स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा रखी जाती है। या हम अगर इसका पाथ देखें तो जैसे जैसे हम मिड की तरफ आते हैं वैसे वैसे स्पेसिंग क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अब मैं सारी चीज़ें स्पेसिंग के ही रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। तो स्पेसिंग बीच की तरफ आएंगे तो बढ़ेगी, और बाहर जाएंगे मतलब सपोर्ट की तरफ जाएंगे तो कम होगी। तो अब आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम सपोर्ट की तरफ आएंगे वैसे वैसे कम होगी, डिक्रीजेज नियर द सपोर्ट। डेवलपमेंट लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेस, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, या स्ट्रेस इन बार। तो डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है LD बराबर 0.87 FY फाई अपॉन 4 टाउ BT। अब ये जो 0.87 FY है इसको हम सिग्मा ST भी लिख सकते हैं, और फाई जो है वो बार का डाया होता है, और जो टाउ BD है वो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट लेंथ है वो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम बात करें स्ट्रेस इन बार की, सिग्मा ST की, तो सिग्मा ST के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस सवाल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया है तो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस हो जाएगा यानी टाउ BD। यहीं पे अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दे तो तब स्ट्रेस इन बार हो जाएगा यानी सिग्मा ST। ये सब फॉर्मूले से निकल के आया है। फॉर 30 डिग्री बेंट अप बार द इंक्लाइंड लेंथ ऑफ बेंट अप बार इज। तो बेंट अप बार जो होती है वो कुछ इस तरह से दी जाती हैं। ये टेंशन जोन में होता है, फिर ये थोड़ा बेंड करके इस तरह से दिया जाता है दोनों एंड से। पर ये क्वेश्चन एक ही एंड से पूछा जा रहा है तो हम एक ही एंड पे फोकस करेंगे, जो कि ये रहा। 30 डिग्री बेंट अप है तो 30 डिग्री यहाँ से होता है, ये बार आ रही थी यहाँ से 30 डिग्री को, 30 डिग्री का बैंड दे दिया इसमें। और ये जो D है ये इफेक्टिव डेप्थ है। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे साइन 30 लगाएं तो साइन 30 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण। तो जो H है यहाँ पर, H इसको बोला जा रहा है जो हाइपोटेनस है यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा D अपॉन H। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2D। तो साइन 30 के केस में ये हो जाता है 2D। दोनों एंड का जोड़ेंगे तो 4D होगा, पर क्योंकि ऑप्शन में 4D नहीं दे रखा है तो इसका मतलब वो एक ही एंड के हिसाब से पूछना चाह रहा है। According to IS 456/2000, what is the maximum spacing that is allowed for vertical stirrups in a simply supported beam? तो मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए
हम क्या देखते हैं 0.75D और 300 mm, इनमें से जो छोटा होगा वो लिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम है ना ये। मान लेते हैं 7.5D की वैल्यू निकल के 280 आ गई, सपोज 280 mm, तो अब इन दोनों में से छोटा कौन है, वो है 280 mm, तो इसी को लिया जाएगा, क्योंकि मिनिमम वाला लिया जाए, छोटा वाला लिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्पेसिंग देखनी है। ठीक है, मैक्सिमम के केस में क्या होता है, विच एवर इज लेस। इफ स्ट्रप्स ऑफ 8 mm डाया आर प्रोवाइडेड, फाइंड द स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स। अगर टाउ सी इतना है, टाउ वी इतना है, बी इतना है, एफ वाई इतना है। अब देखिए स्पेसिंग के हमारे पास दो फार्मूला होते हैं। एक फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए आप, स्पेसिंग के हम जनरली दो फार्मूला देखते हैं। एक तो हम तब देखते हैं जब टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से कम है, जो मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट वाला केस होता है। पर अगर ये टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से बढ़ जाए, तब फॉर्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। देखिए ऊपर तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो दे रखी हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो टाउ वी है वो टाउ सी से बड़ा है, तो उस केस में जो स्पेसिंग का फॉर्मूला है वो ये यूज़ किया जाता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ एस बराबर 0.87 एफ वाई ए एस बी डिवाइड बाई टाउ बी माइनस टाउ सी इंटू बी। अगर पहले वाले केस की बात करें जहाँ पर टाउ वी छोटा होता है टाउ सी से, तो उस केस में फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, पर एक जगह पे बदलाव आता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, और जो चीज़ बदलेगी वो है डिनोमिनेटर में आ जाता है उसमें 0.4b। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, यानी अगर ये केस उल्टा कर दें हम, यहाँ पर अगर हम टाउ वी को छोटा कर दें टाउ सी से, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर ये वाली टाउ वी माइनस टाउ सी, यहाँ पे आप 0.4 लिख देंगे बस, तो डिनोमिनेटर में 0.4b आ जाएगा, ऊपर वाली चीज़ सेम रहेगी। वो फार्मूला तब यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दो फार्मूला हो गए इसके, तो यहाँ पर यही वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि टाउ वी 1.08 दे रखा है और टाउ सी जो है वो 0.79 दे रखा है, क्योंकि टाउ भी बड़ा है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। रही बात ए एस बी की, तो ये एरिया होगा π/4d² लगा लेंगे, π/4 फाइव स्क्वायर भी बोल सकते हैं उस बार के लिए, स्टिरअप का जो डाया है, बाकी चीज़ें तो दे ही रखी हैं। FY 415 हो जाएगा, FE 415 का केस है, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा लगभग 250 mm। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला के बारे में बताया। As per IS 456-2000, in design of flexural members for curtailment, reinforcement shall extend beyond the point at which it is no longer required to resist flexure for a distance equal to dash whichever is greater, और क्या छोड़ के, एक्सेप्ट एट सिंपल सपोर्ट और एंड ऑफ कैंटिलीवर। तो ये सीधा सीधा कोडल प्रोविज़न है कर्टेलमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे क्या होता है कि आप देख सकते हैं फ्लेक्सर मेंबर का है कर्टेलमेंट के लिए, फॉर कर्टेलमेंट reinforcement shall extend beyond the point at which it is no longer required to resist flexure, कितने के लिए, for a distance equal to the effective depth of the member or 12 times the bar diameter। बाकी आगे सेम लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में है, तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर और 12 टाइम्स ऑफ द बार डायमीटर, पूरा कोड से उठा रखा है, मतलब स्टेटमेंट सीधा सीधा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसलिए गलत होगा क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल डेप्थ लिखी हुई है। एज पर IS 456-2000, डेवलपमेंट लेंथ LD ऑफ बार इज गिवन बाय डैश। अब डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है सीधा सीधा, तो अभी आपको बताया था जहाँ पे हमने देखा था किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो फाई था, सिग्मा ST था और 4 टाउ BT था। ये जनरल फार्मूला होता है, ये आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा। सिग्मा ST को सिग्मा S लिखा हुआ है जो दे रखा है ऊपर ना, स्ट्रेस इन बार। अब देखिए ये जनरल फार्मूला होता है, ये कब लिया जाता है, जब हम, इस चीज़ को सुन लीजिए ध्यान से, जब हम बार को टेंशन जोन में डाल रहे हैं बॉन्डिंग के लिए, ये ऊपर कंप्रेशन जोन है, नीचे टेंशन जोन है। ठीक है, टेंशन जोन के लिए ये फार्मूला होता है, और वो भी तब जब हम माइल्ड स्टील बार यूज़ कर रहे हैं FE 250। पर यही फार्मूला बदलता रहता है जब हम FE 250 की जगह HYSD बार यूज़ कर लेते हैं, या फिर टेंशन की जगह हम कंप्रेशन जोन में चले जाते हैं।
तो वो क्या वेरिएशन आते हैं, किस तरह से आते हैं, वो आपको आगे किसी दूसरे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। एज पर IS 456 2000 स्टैंडर्ड द एवरेज परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार्स इन M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। अब यहाँ पे बोल रहा है परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। तो ये जो परमिसिबल स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए IS कोड में एक अलग से टेबल दी गई है परमिसिबल स्ट्रेसेस के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो चौथा कॉलम है, इस चौथे कॉलम में परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस ही दे रखी है प्लेन बार्स के लिए टेंशन में। यहीं से ये सवाल उठ के आ रखा है। तो M25 का केस है, तो वो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप देख सकते हैं 0.9 इसमें आंसर होगा M25 के लिए। और जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे परमिसिबल स्ट्रेस या परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस वो बढ़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं M25 के लिए होगा 0.9। मिनिमम एनकरेज लेंथ ऑफ बार्स इन स्टैंडर्ड 90 डिग्री बैंड इज इक्वल टू। तो 90 डिग्री बैंड में कितनी होती है, 85 होती है। बाकी आया कहाँ से, तो देखिए एनकरेज वैल्यू जो होती है वो हर 45 डिग्री के लिए 4/5 होती है, 4 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द बार। तो जैसे ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एक 90 डिग्री का बैंड है, पहले इतना 45 का है और उसके बाद और 45 का है। तो ईच 45 डिग्री बैंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, 4/5 ले रहे हैं, 4/5 ले रहे हैं। अगर हम पूरा इसको 180 बना दें तो 4 4 4 4 तो फिर 16 हो जाएगा, और यही मैक्सिमम होता है। वो लिखा भी है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 16 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द बार। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम कभी बैंड देंगे तो वो हम मैक्सिमम 180 तक दे पाएंगे, इससे ज़्यादा और इधर नहीं दे पाएंगे, ये मैक्सिमम है यहाँ तक। उसके बाद हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं बार को, पर वो बैंड में नहीं आता, बैंड यहीं तक गिना जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैक्सिमम 16 टाइम्स तक दे सकते हैं। और 45 डिग्री पे 4/5 है तो मैक्सिमम 180 डिग्री हो गया। तो इस 16/5 को हम 180 डिग्री भी बोल सकते हैं एक हिसाब से, ठीक है, जहाँ पे हुक बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो 90 डिग्री के लिए हो जाएगा 8/5 और 180 डिग्री के लिए हो जाएगा 16/5 विच इज़ अ यू हुक। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर M30 कंक्रीट ग्रेड। अब ये सेम क्वेश्चन है जैसे पहला सवाल था, वहाँ पे M20 के लिए था, यहाँ पे M30 के लिए है। तो सेम टेबल, इसीलिए मैंने दोबारा क्वेश्चन लिखा। M30 के लिए कितना हो जाएगा 3.5, वहाँ पे 2.8 था। जनरली इन केस ऑफ प्योर बैंडिंग द बैंडिंग मूवमेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट एंड द शेयर फोर्स इज, क्या होती है, शेयर फोर्स 0 हो जाती है। देखिए सोम का कॉन्सेप्ट है ये, जब शेयर फोर्स 0 होती है तो उस टाइम पे बैंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट रहता है। ये बैंडिंग मूवमेंट है, ये शेयर फोर्स 0 है। इसी को प्योर बैंडिंग का केस बोलते हैं। जैसे कैंटिलीवर है, उसमें अगर किनारे से मूवमेंट लग रहा है लेकिन उस पर कोई लोड नहीं है, तो उस केस में शेयर फोर्स 0 आता है और बैंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट रहता है। इसी को प्योर बैंडिंग का केस बोलते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा 0। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 बीम वेरिएबल विद लिस्ट 2 डिज़ाइन प्रोविज़न, और करेक्ट आंसर बताना है। अब बीम वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये है कि एक साइड आपको इधर ही प्रॉब्लम दे रखी है कि ये वेरिएशन आ रहे हैं, और दूसरी लिस्ट में क्या है, प्रोविज़न दे रखे हैं, यानी सॉल्यूशन क्या है फिर उस चीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि फ्लैक्सर का मतलब है बेंडिंग, बीम का बैंड होना या स्लैब का बैंड होना। तो हम क्या करते हैं कि बीम बैंड ना हो, उसके टेंशन जोन में लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट दे देते हैं। तो ए जाना चाहिए 2 के साथ, ठीक है, ए को जाना चाहिए 2 के साथ। शेयर है दूसरा बी में। अब शेयर, ये हम चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, शेयर में क्या होता है, या तो स्टिरप्स यूज़ करते हैं या फिर बेंट अप बार यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टिरअप लिखा हुआ है तो बी को जाना चाहिए 3 के साथ। तीसरा है बॉन्ड। बॉन्ड में हम क्या करते हैं, एनकरेज लेंथ, ये सब चीज़ें देते हैं, ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सी जाना चाहिए 4 के साथ, और डी यानी डिफ्लेक्शन वो जाएगा मिनिमम डेप्थ के साथ। यानी अगर डिफ्लेक्शन से बचना है तो क्या करेंगे, मिनिमम डेप्थ रखेंगे सेक्शन की, ये उसका प्रोविज़न है। तो डी जाएगा 1 के साथ। सो 2 3 4 1 ये मिलेगा ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। When hooks are formed in deformed bars, the internal radius of the band should be at least dash times the dia of the bar। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे जो फाई है वो एक्चुअली इस बार का डाया है, जो ये बार है जिसको हम मोड़ रहे हैं, ठीक है। अब
और जो रेडियस पूछी जा रही है वो रेडियस इस सर्कल की पूछी जा रही है, जो सर्कल इसको मोड़ने से बन रहा है। अगर हम यू हुक की बात करें तो सेमी सर्कल तो हम आंखों से ही देख सकते हैं, बाकी उसको हम इमेजिन करके एक पूरा सर्कल भी मान सकते हैं। तो ये जो पूरा सर्कल बन रहा है इसकी अपनी कुछ रेडियस होगी, तो उस रेडियस के लिए ये कोडल प्रोविज़न है। क्या कोडल प्रोविज़न है कि अगर माइल्ड स्टील बार यूज़ हो रही है तो तब ये जो रेडियस होगी, कौन सी रेडियस, ये अंदर वाली इस सर्कल की रेडियस, ये वाली, ठीक है, ये रेडियस जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 5 होगी इन केस ऑफ माइल्ड स्टील। और अगर हम यहीं पर HYSD यूज़ करेंगे तब ये रेडियस 4 टाइम्स ऑफ 5 हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी क्वेश्चन को डाया के रेस्पेक्ट में भी पूछ लिया जाता है। यानी सब कुछ सेम है, ये 5 इस बार का डाया है। अब वो बोल रहा है कि जो ये सर्कल बन रहा है यहाँ पे, इसका डाया क्या होगा। अभी तो हमने रेडियस में देखा, तो माइल्ड स्टील में अगर ये डाया बोल दे माइल्ड स्टील में, तो डाया डबल हो जाएगा, तो उस टाइम हम 4 5 ले लेंगे। और उसी तरह से HYSD में डाया बोल दे, रेडियस 4 थी तो डाया 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। जो रेडियस और डाया पूछा जाता है वो इसका पूछा जाता है, ये जो सर्कल बनता है यहाँ पे। इवन आप 90 डिग्री का बैंड भी लेंगे ना तो वो भी एक सर्कल में ही तो कन्वर्ट होगा फिर ओवरऑल। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हुक की बात कर रहा है और हुक में डिफॉर्म्ड बार है और डिफॉर्म्ड बार के बाद क्या है, इंटरनल रेडियस पूछी हुई है। तो HYSD में मैंने अभी बताया था आपको कि HYSD के केस में अगर रेडियस इंटरनल रेडियस पूछेगा तो 4 5 होगा, यहीं पर डाया पूछ लेगा तो डाया डबल हो जाएगा 8 5। चलिए, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द मेंबर शैल नॉट एक्सीड डैश टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन फॉर वर्टिकल स्टिरप्स। तो ये तो आपको अभी बताया था 0.75 D होगा या फिर 300 mm होगा। एक क्वेश्चन 300 mm पे कर लिया था हमने, ये वाला इस पे बेस्ड है 0.75 D, और D क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ, तो ऑप्शन D सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द अलाउेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार्स टू दैट ऑफ प्लेन बार्स इज अबाउट। अब ये है वो सवाल जहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था पहले कि किस तरह से वेरिएशंस आते हैं जब हम माइल्ड स्टील की जगह HYSD यूज़ करते हैं या जब हम टेंशन की जगह कंप्रेशन जोन में चले जाते हैं। तो अब इसको देखिए, ये जो टेबल दे रखी है ये डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यूज़ हैं, कब, जब हम प्लेन बार यूज़ कर रहे हैं और टेंशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बॉन्डिंग हो रही है वो टेंशन में हो रही है। जैसे ये टेंशन में कर रहे हैं और जब कंप्रेशन में करेंगे तो ऊपर करेंगे। तो टेंशन के लिए और प्लेन बार के लिए ये वाला डेटा है, पर इसी डेटा में वेरिएशन आ जाते हैं जब हम बार को बदल देते हैं। जैसे प्लेन बार की जगह हम HYSD यूज़ कर लेंगे। तो पहले कोडल प्रोविज़न पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम डिफॉर्म्ड बार यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये जो बॉन्ड स्ट्रेस है इसको 60% बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, फॉर डिफॉर्म्ड बार्स conforming to IS 1786 these values shall be increased by 60%। इसी तरह से अगर हम टेंशन की जगह कंप्रेशन जोन में जा रहे हैं तो फॉर बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार्स इन टेंशन शैल बी इंक्रीज्ड बाय 25%। दोनों के लिए अलग अलग है। यानी एक बार यहाँ देख लीजिए, जैसे आप टेंशन जोन में प्लेन बार यूज़ कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यूज़ आप लेंगे, ग्रेड के हिसाब से बदलेंगी ये। अगर आप इसी जोन में रह के और HYSD बार यूज़ करेंगे तो आप इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, 60% बढ़ा देंगे, जो भी ग्रेड यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे। और अगर आप कंप्रेशन जोन में जा रहे हैं तो 60% का इंक्रीमेंट तो आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑफ कि आप कंप्रेशन जोन में चले गए। पर 25% का इंक्रीमेंट और आ जाएगा अगर आप यहाँ कंप्रेशन जोन में HYSD यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों एंड से हमें देखना है कि बार कौन सी यूज़ हो रही है और जोन कौन सा है। ठीक है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही तो बोला जा रहा था कि बॉन्ड स्ट्रेस को अगर डिफॉर्म्ड बार यूज़ हो रही हैं प्लेन बार की जगह तो क्या करेंगे, तो भैया 60% बढ़ा देंगे, यानी 1.6 टाइम्स बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.6 लिखा ही नहीं है तो इसलिए ऑप्शन D सही हो जाएगा। Reinforcement bars are generally bent
रीइंफोर्समेंट बार को बेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हीटिंग, वेल्डिंग या लीवर वगैरह। अब देखिए इसका सही आंसर है लीवर। आपने साइड पे देखा होगा एक इस तरह से पाइप होता है, उसमें आगे ये सरिया के टुकड़े वेल्ड कर दिए जाते हैं, 2 या 3 अपने हिसाब से। तो इसकी मदद से ये एक्चुअली एक लीवर बन गया यहाँ पे। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि 2 ही होते हैं वैसे जनरली, तो इसकी मदद से एक से तो इसकी मदद से क्या करते हैं हम, चाहे तो स्टिरप्स बना लें हम किसी बार से, या फिर कोई सरिया है जो थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है तो उसको हम इसकी मदद से सीधा भी कर सकते हैं। कुल मिला के बेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, इसी को लीवर बोलते हैं। डायगोनल टेंशन इन बीम क्या होती है, मैक्सिमम होती है न्यूट्रल एक्सिस पे, या न्यूट्रल एक्सिस से नीचे डिक्रीज, ऊपर इंक्रीज, या इसका उल्टा। कुल मिला के ऐसे ही लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे आपने देखा होगा एक 5 रुपए की रबड़ आती है, तो उसको अगर आप मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद कैसी हो जाएगी वो, मोड़ने के बाद ऐसी दिखेगी ना कुछ। अगर आप दोनों तरफ से प्रेस करेंगे तो ये वाले जो हिस्से हैं, ये नीचे वाले, यहाँ पर आप देखेंगे छोटा छोटा गैप आ जाता है ऐसे हल्का सा, ठीक है, मतलब नीचे से खुलना शुरू हो जाता है वो। इन्हीं को हम क्रैक्स बोलते हैं, डायगोनल क्रैक्स। तो या डायगोनल टेंशन जो आ रही है यहाँ पे, तो ये जो है ये एक्चुअली नीचे सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे वैसे कम हो रही है, ठीक है। पर अगर हम इसी क्वेश्चन को न्यूट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखें, इसके रेस्पेक्ट में देखें, तो क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर जाते जाते कम हो रही है, नीचे सबसे ज़्यादा है, तो न्यूट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये नीचे आते आते बढ़ रही है और ऊपर जाते जाते कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा कि न्यूट्रल एक्सिस से जब हम नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हैं तो कम हो रही है। ऑप्शन सी। द मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर शेयर रीइंफोर्समेंट फॉर बीम शुड बी। अब हमने पढ़ा भाई कि 0.75D होना चाहिए, ठीक है, 300 mm होना चाहिए मैक्सिमम। अब यहाँ पे तो सारे ऑप्शन ही 300 mm में है, तो क्या होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये मैक्सिमम स्पेसिंग है, यानी इससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते हैं हम, 350 से ज़्यादा, सॉरी 300 से ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते हैं, 300 मैक्सिमम है। तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही कट हो गए, क्योंकि उनमें ग्रेटर देन 300 लिखा हुआ है। ए और बी में से कोई सही होगा, और इनमें से भी बी सही होगा, क्योंकि 300 तक जा सकता है। सपोज़ कीजिए 0.75D की वैल्यू निकल के आई 320, तो उस केस में आप क्या लेंगे, 300 लेंगे। तो मतलब 300 अलाउ है ना वहाँ पे, 300 ले सकते हैं, 300 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। सी और डी तो इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि मैग वो ज़्यादा हो रहा है। ए इसलिए गलत होगा क्योंकि उसमें इक्वल 300 नहीं है, इक्वल भी होना चाहिए। फॉर बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार्स इन टेंशन शैल बी इंक्रीज्ड बाय। अभी आपको कोडल प्रोविजन बताया था कि कंप्रेशन में टेंशन के रेस्पेक्ट में 25% का इंक्रीमेंट आता है। ये रहा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम प्लेन बार की जगह HYSD यूज़ कर रहे हैं और टेंशन की जगह कंप्रेशन में चले गए, तो फिर दोनों इंक्रीमेंट आएंगे यहाँ पे, मतलब कि 60% इंक्रीमेंट भी आएगा और 25% भी आएगा। जिसका क्या मतलब होता है कि टोटल ये जो जुड़ के हो जाता है पूरा 100%। कैसे, देखिए जैसे मान लेते हैं कोई वैल्यू है 10, 10 का आप पहले 60% बढ़ाओ तो ये होगा 16, और उसका फिर 25% बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 20। तो यानी 10 का क्या बन जा रहा है, 20 बन जा रहा है, ठीक है। तो जब दोनों चेंजेस आएंगे, प्लेन बार की जगह HYSD यूज़ होगा और टेंशन की जगह कंप्रेशन जोन यूज़ होगा, तो वहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो डबल हो जाएगी। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे ये वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं, याद करनी पड़ेंगी, ये वैल्यूज़ जो आपको याद होगी, अगर दोनों वेरिएशन होंगे तो उस केस में आप इन वैल्यूज़ को डबल कर सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। ये है समझाने का मतलब। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बोल रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होगी और
आउटर फाइबर पे मैक्सिमम होगी। शेयर स्ट्रेस में उल्टा होता है, बीच में मैक्सिमम और किनारों पे जीरो। और एक और है प्रिंसिपल स्ट्रेस का स्टेटमेंट। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आपने ये भी सोम का ही कॉन्सेप्ट है वैसे। बेंडिंग स्ट्रेस इस तरह से होती है, किनारों पे ज़्यादा, बीच में जीरो। शेयर स्ट्रेस में उल्टा होता है, जैसे रेक्टेंगल का ही केस बता रहा हूँ मैं आपको, बीच में मैक्सिमम हो जाता है। और बेंडिंग स्ट्रेस में जो किनारों पे मैक्सिमम होती है उसी को प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोल देते हैं। यही तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन पी टाइम्स द डायमीटर ऑफ रीबार वेयर पी इज़। तो ये कोडल प्रोविज़न है लैप लेंथ के लिए या लैप स्प्लाइसिंग के लिए। द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन, ठीक है, कैलकुलेटेड एज डिस्क्राइब्ड इन 26.2.1 बट नॉट लेस देन 24/5। कितना होना चाहिए वो तो लिखा हुआ है ऊपर, पर ये सवाल उस पर बेस्ड नहीं है। ये है मैक्सिमम कितना होना चाहिए, सॉरी मिनिमम कितना होना चाहिए। तो बट नॉट लेस देन 24/5 यही पूछा हुआ है यहाँ पे। शैल नॉट बी लेस देन पी टाइम्स यानी 24 टाइम्स द डायमीटर ऑफ रीबार। लैप स्प्लाइस इन केस ऑफ reinforced cement concrete are not used for bar diameter greater than। अच्छा, लैप स्प्लाइसिंग हम कब नहीं करेंगे? जब डाया कितने से ज़्यादा होगा। स्प्लाइसिंग होती क्या है, जैसे कहीं पर सरिया कम पड़ गई लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बैंड करके ये स्प्लाइसिंग कर देते हैं हम वहाँ पे। वैसे मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा आगे, पर आपको स्प्लाइसिंग पता ही होगी वैसे। अब ये भी कोडल प्रोविज़न है कि लैप स्प्लाइस जो है वो तब नहीं करेंगे अगर बाहर का खुद का डाया 36 mm है या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेल्डिंग प्रीफर करेंगे। फॉर लार्जर डायामीटर्स बार्स में बी वेल्डेड, स्प्लाइसिंग के लिए, ठीक है, दो बार्स को जोड़ने के लिए फिर हम वहाँ पे वेल्डिंग करेंगे। कोडल प्रोविज़न। फॉर 45 डिग्री बेंट अप बार द एडिशनल लेंथ ऑफ ऑन बेंट अप बार इज़। तो 45 डिग्री के लिए क्या होगा, मैंने आपको 30 का बताया था ना, 30 में हमने साइन 30 लगाया था, यहाँ पे आप साइन 45 लगा लेना, तो वहाँ से वो हाइपोटेनस निकल के आएगा। परपेंडिकुलर तो वही लेंगे डी, और हाइपोटेनस में एच लिख लेना, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो जिसने 30 वाला समझ लिया वो इसको भी कर लेगा। अब क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, इधर आगे √2 हो जाएगा, और √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग होती है, तो उसको रफली हम क्या ले लेंगे 1.42। तो एच की वैल्यू आ जाएगी, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 1.42। यहाँ पे एडिशनल लेंथ पूछी हुई है, तो डी तो होनी थी, डी तो लगना ही था। अगर हम देखिए यहाँ से ऊपर नहीं जाते, सीधा इधर ही आते, तो डी तो यहाँ पे वैसे भी लगना ही था। एडिशनल मतलब तिरछे में पूछा हुआ है ना, इंक्लाइंड में, तो जो टोटल आई उसमें से डी को कम कर दीजिए आप। 45 के केस में ये बराबर ही होंगे वैसे भी, तो ये डी तो लगना ही था यहाँ पे। इसमें से 1.41 में से डी को हटा दो, वही यहाँ पे एडिशनल होगा। तो 1.42 में से डी हटेगा तो 0.42 बच जाएगा। ये एक तरफ का है, अगर ये दोनों तरफ का पूछता तो 0.84 ऑप्शन में दे देता, ठीक है। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। वैसे टोटल तो यही होगा क्योंकि दोनों तरफ का ऐड होगा जब। इफ़ एस बी इज़ द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस ऑन अ बार ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्ट्रेस टी, द लेंथ ऑफ द एम्बेडमेंट एल इज़ गिवन बाय। एम्बेडमेंट यानी कितना एम्बेड किया गया है उसको, यानी डेवलपमेंट लेंथ पूछी जा रही है। तो डेवलपमेंट लेंथ आपको अभी बताई थी इस तरह से, 5 सिग्मा एस टी डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी, जो जनरल फार्मूला होता है। ये टाउ बी डी जो ना ये बदलता है जब हम टेंशन से कंप्रेशन में जाते हैं, प्लेन बार से एच वाई एस डी में जाते हैं, ठीक है, तो उस वजह से ये वैल्यू बदलती है नीचे वाली पूरी। तो यहाँ पे 5 की जगह लिख रखा है उन्होंने डी, सिग्मा एस टी की जगह लिखा हुआ है टी, 4 तो 4 ही है, और टाउ बी डी की जगह लिख दिया एस बी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब ये चेंज कर दिया उसके। The anchorage value of a hook is assumed 16 times the diameter of the bar if the angle of the band is। तो हुक में कितना होता है, हुक में पूरा 180 का ही बैंड तो बनता है, 16 टाइम्स आपको बताया मैंने अच्छे से अभी। 16/5 में क्या बनेगा जब पूरा 180 डिग्री घूमेगा वो, ठीक है, इस तरह से। ये अभी हम इधर इस डायरेक्शन में थे, ये 180 डिग्री का बैंड पड़ गया, अब हम इधर जाने लग गए, मतलब आप डायरेक्शन देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ऐसे जा रहे थे तो पूरा 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पे यू हुक में। द प्रॉपरली बेंट अप एंड हुक्ड बार रेजिस्टेंस डायगोनल टेंशन इन बीम्स इज शोन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो बेंट अप बार जो हम प्रोवाइड करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं,
उसकी सही शेप क्या है, तो वो हो जाएगी 2 वाली, ये वाली। अभी हमने क्वेश्चन किए तो सब कुछ इसी पे बेस्ड था, ठीक है। द रेडियस ऑफ अ बार बेंड टू फॉर्म अ हुक शुड नॉट बी लेस देन। सेम क्वेश्चन है, देखिए रेडियस पूछ रहा है। अब रेडियस पूछ रहा है उस कौन सी रेडियस, ये जो घूम के आता है ऐसा, ये वाला, ये जो सर्कल बनता है, ये इमेजनरी सर्कल आधा, ठीक है। इसकी रेडियस पूछ रहा है, पर ये बार कौन सी है, प्लेन है या एच वाई एच डी, ये नहीं दे रखा, तो प्लेन ही मान के चलते हैं जब तक दिया ना जाए। तो प्लेन वाले केस में मैंने आपको बताया था कि रेडियस उसकी क्या हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। माइल्ड स्टील वाले केस में तो ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे। स्टील बार्स आर जनरली कनेक्टेड टुगेदर टू गेट ग्रेटर लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ बाय प्रोवाइडिंग। तो क्या करेंगे हम, स्प्लाइस करते हैं वहाँ पे, तो ये अलग अलग तरह की स्प्लाइस हैं। अब वैसे ही अपने आप में पूरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है स्प्लाइस पे बेस्ड, कि स्ट्रेट बार स्प्लाइस कैसी होती है, हुक्ड कैसी होगी, डोयल कैसी होगी, पर ये है सारी स्प्लाइसिंग में ही, तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। बाकी करते कैसे हैं, तो ऐसे करते हैं, ये अलग अलग तरह की स्प्लाइसिंग है। जैसे ये ऊपर से बार आ रही थी, पर यहाँ पे ये कम हो गई, ख़त्म हो गई, अभी कम ही पड़ गई, पूरी नीचे ले जानी थी, तो ये यहाँ पे स्प्लाइसिंग कर दी। अब ये मेथड अलग है, ये मेथड अलग है यहाँ पे। अब इस मेथड की बात कर रहे हैं अगर अगर हम, तो इसी में अगर हम देखें तो 36 mm से अगर ज़्यादा डाया है इसका, तो क्या कर लेंगे वहाँ पे, तब हम ऐसी स्प्लाइसिंग नहीं करेंगे, तब हम वहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। द करेक्ट हुक फॉर माइल्ड स्टील reinforcement बार्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन इज shown इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो सबसे सही फिगर कौन सा है, तो पहला वाला हो जाएगा। 4D तो बनता है इसमें। अगर हम डाया की बात करें, जब रेडियस देखते हैं हम तो 2 पाई बनती है, अगर हम डाया देखेंगे तो 4 पाई बन जाएगा। और ये जो 4 पाई है, इसको यहाँ पर 4D लिखा हुआ है बस। अब देखिए 4 पाई ये तो होता ही है, इसके अलावा ये जो एडिशनल वाला होता है ना 4D, ये भी होता है, 4 पाई यहाँ पे भी होता है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। शेयर रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट। शेयर रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए। जब शेयर आता है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, इसमें शेयर आएगा तो इसकी ये हालत हो जाएगी, तो ये डायगोनल टेंशन की वजह से डायगोनल क्रैक आते हैं। इनको रजिस्ट करने के लिए, इनसे बचने के लिए शेयर रीइंफोर्समेंट दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार्स एंड स्टिरप्स। Using two-legged vertical stirrups of 6 mm diameter mild steel, find spacing to resist 70 kN shear force। और बीम का साइज दे रखा है। अगेन आपसे स्पेसिंग पूछ ली यहाँ पर। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर स्पेसिंग पूछ रखी है, पर जो डेटा है वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में दे रखा है। आप सीधा इधर ही आ जाइए, देखिए ये जो फॉर्मूला आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक्चुअली वही फॉर्मूला है जो हमने पहले यूज़ किया था, 0.87 FY/ASB अपॉन टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी वाला, पर उसी को मॉडिफाई करके ऐसा बनाया गया है। अब वो अपने आप में एक छोटा सा डेरिवेशन है, जब आप उसमें ऊपर और नीचे स्मॉल डी की मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉल डी यानी कि इफेक्टिव डेप्थ, तो ये सब कुछ निकल के आता है, ये फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास डेटा दे रखा है वो ये वाले दे रखे हैं, सीधे सीधे ये डायरेक्ट वाले दे रखे हैं, ठीक है। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये वही वाला है, जब टाउ बी जो है वो टाउ सी से बड़ा था, तो तब जो हम यूज़ कर रहे थे उसी का मॉडिफिकेशन है ये। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। 70 किलो न्यूटन जो दे रखा है वो हो जाएगा 70,000 न्यूटन शेयर फोर्स जो है। FY भी दे रखा है, ये जो D है ये भी दे रखा है 1000 mm, इफेक्टिव लिखा हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन में। और एरिया निकाल देंगे π/4 फाइव स्क्वायर से, लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और होगा क्योंकि 2 लेग्ड लिखा हुआ है, तो उसमें ट्वाइस हो जाएगा, हो जाता है ये एरिया, ठीक है। तो ये सारा डेटा दे रखा है, इसको आप यहाँ बिठाएंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा लगभग 175 mm, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिंग का वही फॉर्मूला दूसरे वे में बताया। डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ बीम एज। तो डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट असल में शेयर रीइंफोर्समेंट को ही बोला जा रहा है, क्योंकि उसी की वजह से तो आती है। तो शेयर रीइंफोर्समेंट हम किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, या तो बेंट अप बार्स में या स्टिरप्स में। स्टिरप्स वर्टिकल भी होती हैं और इंक्लाइंड भी होती हैं। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद
कब बढ़ती है? जब उसका ग्रेड बढ़ता है। हायर द ग्रेड, हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। व्हेन steel bars of two different diameters are to be spliced while designing reinforced concrete section, then the lap length shall be calculated on the basis of diameter। अब अगर हम दो डिफरेंट डाया की बार यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम किसका डाया लेंगे डिज़ाइनिंग के लिए? तो वो लेंगे स्मॉलर वाली का। ये है कोडल प्रोविज़न। व्हेन टू बार्स ऑफ टू डिफरेंट डायामीटर्स आर टू बी spliced, the lap length shall be calculated on the basis of diameter of the smaller bar। In a RC beam is likely to fail in bond, then its bond strength can be increased most economically by। अब ये क्वेश्चन है मोस्ट इकोनॉमिकली। तो क्या करते हैं हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जो बार हम यूज़ कर रहे थे करेंगे तो उतना ही, जितना स्टील हमें मिला है यूज़ तो उतना ही करेंगे, पर थोड़ा तरीका बदल देंगे। क्या तरीका बदलेंगे कि वहाँ पे हम पतली बार यूज़ करेंगे, मोर इन नंबर्स। पतली बार यानी थिनर बार्स। अब थिनर बार्स यूज़ करने से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से जो बॉन्डिंग है स्टील और कंक्रीट के बीच में वो बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा एरिया मिल रहा है फिर एडेशन के लिए, एडेशन फ्रिक्शन जो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन बार्स की जो बार्स पहले हम यूज़ कर रहे थे उसकी जगह हम ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, डाया कम कर देते हैं उनका, थिनर बार्स, और जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बाकी नंबर्स उनके बढ़ाने पड़ेंगे, मोर इन नंबर्स करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बिठा सकें। जितना स्टील पहले यूज़ कर रहे थे उतना ही स्टील अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर्स। इसीलिए मोस्ट इकोनॉमिकली बोला गया है। तरीके और भी हो सकते हैं पर ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इसमें कोई खर्चा आया ही नहीं फालतू। द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज़ ड्यू टू। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो एडेशन की वजह से तो होगा ही। जब दो अलग अलग चीज़ों के पार्टिकल्स मिलेंगे आपस में, जो सीमेंट का पेस्ट होता है उसकी वजह से ये चिपक जाएंगे स्टील और कंक्रीट आपस में, तो ये तो इसको हम एडेशन बोलेंगे। इसके अलावा जो स्टील का सरफेस है वो स्मूथ नहीं होके बल्कि खुरदुरा होता है, आपने देखा भी होगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन भी आएगा। क्योंकि दोनों चीज़ें हैं तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। द शेयर स्ट्रेंथ कैन बी ensured in a beam by providing शेयर स्ट्रेंथ, यानी बीम को हम शेयर स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि वो शेयर फोर्स को रजिस्ट कर सके या शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट कर सके। तो क्या करते हैं वहाँ पे, या तो बेंट अप बार देते हैं या स्टिरअप्स देते हैं। तो डी हो जाएगा सही। द डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिपेंड्स ऑन। ये जो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस है ये एक्चुअली वही है शेयर कैपेसिटी, टाउ सी है जो, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस या शेयर कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, कंक्रीट के ग्रेड पे और टेंसाइल रीइंफोर्समेंट पे कितना यूज़ हो रहा है। तो ग्रेड से हम ये कह सकते हैं ना कि वो उसके कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करती है। भाई M30 है तो FCK की वैल्यू वहाँ से डिसाइड होगी, M20 है तो वहीं से डिसाइड होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इनडायरेक्टली वही हो गया ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और टेंसाइल रीइंफोर्समेंट से मतलब है उसका कितना क्वांटिटी यूज़ हो रहा है रीइंफोर्समेंट का। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी FCK, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है कि लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कितनी है, परसेंटेज उसका, PT परसेंटेज में जो हम देखते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तीसरा नहीं होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ये नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इसका परसेंटेज है, तो इसलिए A एंड B हो जाएगा, ठीक है। ये D यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ओनली C हो सकता है यहाँ पे। What is the nominal cover to rebar in reinforced cement concrete exposed to very severe conditions। तो ये आपको टेबल याद ही होगी, 20, 30, 45, 50, 75, ये नॉमिनल कवर दिया जाता है एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, 20, 30, 45, 50, 75 mm इसमें दिया जाएगा। ये वेरी सीवियर का पूछ रहा है तो 50 हो जाएगा यहाँ पे। If nominal shear stress tau v exceeds the design shear strength of concrete, the shear reinforced as per IS 456 will be provided for shear equal to। अब वही है, टाउ भी अगर बढ़ जाए उससे टाउ सी से, तो उस केस में हम क्या करते हैं वहाँ पे शेयर स्ट्रेस यही तो लेते हैं, टाउ बी माइनस टाउ सी, फिर इसके इनटू में बी आ जाता है, फिर अपने आप ही स्पेसिंग का फॉर्मूला बन जाता है वो, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। इफ़ द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ ए स्टील बार ऑफ डायर D इज़ 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर और बॉन्ड स्ट्रेस दे रखी है 0.6, तो रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ बतानी है।
बॉन्ड लेंथ से मतलब उसी से है, डेवलपमेंट लेंथ से। अब डाया तो डी दे रखा है, तो डी लेके चलेंगे, जो हमारा एक्चुअली 5 होता है क्वेश्चन में ना, वो डी दे रखा है। बाकी सिग्मा एस टी 140 दे रखा है, टाउ बी टी 0.6 दे रखा है। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 5 की जगह डी रखेंगे, बाकी जो दो वैल्यूज़ दे रखी हैं उन्हें रखेंगे, सॉल्व करके 59 डी आ जाएगा यहाँ पे। तो 59 डी मिल जाएगा ऑप्शन डी में। स्मॉल डी होना चाहिए वैसे, ठीक है, 59 डी। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एटलीस्ट। अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था ना कि वो एक्सटेंशन दिया जाता है उसमें अलग से, ठीक है, उसका भी अपना रोल होता है। तो ये 90 डिग्री में देख सकते हैं, 90 डिग्री बैंड करने के बाद 4-5 एक्स्ट्रा दिया गया। ठीक उसी तरह से 16-5 वाले में बैंड के बाद 4-5 अलग से दिया गया, दोनों में सेम है, तो 4-5 इज द करेक्ट आंसर, 4 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ बार, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू स्लिपिंग ऑफ स्टील फ्रॉम कंक्रीट इज ड्यू टू। रेजिस्टेंस यानी वही रेजिस्टेंस ऑफ स्लिपिंग, रेजिस्टेंस टू स्लिपिंग का क्या मतलब है कि बॉन्ड कितना अच्छा बन रहा है स्टील और कंक्रीट के बीच में। तो एडहेशन और फ्रिक्शन तो मैंने आपको समझा ही दिया है पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पर मैकेनिकल रेजिस्टेंस और है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैकेनिकल फोर्स को रजिस्ट करना। और मैकेनिकल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए जैसे HYSD बार होती हैं, आपने देखी होंगी, उसमें धारियाँ बनी होती हैं बार्स के ऊपर इस तरह से, तो वो क्या करती हैं, वो जो एक्स्ट्रा धारी बनी हुई है वही यहाँ पर फोर्स को रजिस्ट करेगी। तो इसलिए A B के अलावा C भी यहाँ पे सही दे रखा है, तीनों सही हो जाएंगे, तीनों की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ आती है। The total length of a cranked bar through a distance d at 45 degree in case of beam of effective length L and depth d is। 45 के केस में मैंने आपको बताया था ना 0.42 d आ रहा था जो एडिशनल आ रही थी। और अगर आप देखेंगे तो क्योंकि दोनों तरफ से बार बेंट होती है ना ऐसे दोनों तरफ से, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जुड़ेगा किसके साथ, जो नॉर्मल लेंथ थी वहाँ पे, नॉमिनल भी बोल सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन ए भी लिखा हुआ है, पर ए के कंपेयर में सी ज़्यादा सही होगा क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है और बार जो है वो दोनों एंड से बेंट होती है। अगर ये सी वाला होता ही नहीं तब हम ए की तरफ जा सकते थे, बल्कि जाते, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम चुनते हैं अपना आंसर। द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ बी इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज गिवन बाय, किससे देते हैं हम, टाउ बी क्या हो जाता है नॉमिनल वाला V/BD, इसको VU भी लिख लेते हैं कभी कभी, तो ये ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। बॉन्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो बॉन्ड बढ़ाना है अगर स्टील और कंक्रीट के बीच में तो क्या कर सकते हैं, अगर हम अच्छा कंक्रीट यूज़ करेंगे तो बॉन्ड बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। डिफॉर्म्ड बार्स का मैंने अभी आपको बताया, मैकेनिकल रेजिस्टेंस और आ जाता है उसमें, मतलब मैकेनिकल फोर्स को रजिस्ट करने की काबिलियत और बढ़ जाती है। प्रॉपर क्यूरिंग के वैसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं पर ये वन ऑफ देम फ़ायदा होगा कि बॉन्ड बढ़ेगा, तो ये सारे ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स, इंक्लाइंड स्टिरप्स, बेंट अप बार्स, सारे ऑप्शन सही है। फॉर डिफॉर्म्ड बार्स बॉन्ड स्ट्रेस इज, डिफॉर्म्ड बार के लिए हम बॉन्ड स्ट्रेस को 60% बढ़ा देते हैं, यानी मोर देन प्लेन बार्स हो जाएगा। और कितना मोर होगा, 1.6 टाइम्स, यानी 60% मोर। इफ़ टीवी इज़ द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, टीसी इज़ द डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस और टीसी मैक्स इज़ मैक्सिमम डिज़ाइन, मतलब वही जो टाउ में पढ़ते हैं हम। अच्छा मैं टाउ में ही बस बताता हूँ आपको, ठीक है। टाउ भी नॉमिनल है, टाउ सी डिज़ाइन शेयर है और ये टाउ सी मैक्स इसकी मैक्सिमम में हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बोला जा रहा है। पहला ऑप्शन है कि टाउ भी बड़ा है टाउ सी मैक्स से, तो सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे शेयर के लिए, सेक्शन को सिर्फ शेयर के लिए डिज़ाइन नहीं करेंगे, पूरे सेक्शन को ही रीडिज़ाइन करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए उतना सही नहीं है। अगर कोई और मिल जाता है तो वो ज़्यादा सही होगा। अब बी में कह रहा है टाउ बी अगर टाउ सी मैक्स से बड़ा है तो मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट करेंगे, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर टाउ वी टाउ सी से बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, अगर टाउ वी छोटा है टाउ सी से, उस केस में मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट करते हैं। वो भी कब, जब ये इसके आधे से बड़ा हो, जैसे टाउ सी के आधे से बड़ा है और उसके खुद से छोटा है,
इस केस में मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। ये मैं आपको ऑप्शन बी बता रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है, साइन भी गलत बना हुआ है। और ऑप्शन सी में कह रहा है कि टाउ सी से छोटा है तो मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट, बिल्कुल सही, जो अभी आपको बताया यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ठीक है। टाउ बी अगर छोटा है टाउ सी से तो मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला भी गलत है क्योंकि उल्टा लिख दिया वहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे सही हो जाएगा। आखिरी सवाल, इफ फाई इज द डायमीटर ऑफ द बार इन टेंशन ए स्टैंडर्ड हुक इज इक्विवेलेंट टू द एनकरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेट लेंथ शैल बी, स्ट्रेट लेंथ गिवन बाय, कितनी होनी चाहिए 16 फाई। स्टैंडर्ड हुक का केस है, अगर 90 डिग्री का होता तब 8 फाई हो जाता, ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। चलिए ये थे आपके 51 MCQs। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।